हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जीके एंड जीएस के तहत हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे यूपी पी, यूपीएसआई या वनडे के अदर एग्ज़ाम में पूछे जाने के प्रबल चांस रहते हैं। तो डेली की तरह आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 23 देखेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने प्रैक्टिस पेपर 22 तक कर लिया है। अगर आप में से किसी ने यह प्रैक्टिस पेपर नहीं किया है तो चैनल पर यह उपलब्ध है और जाकर इसे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि जीएस एक ऐसा भाग होता है जो प्रत्येक परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आपकी जीएस पे अच्छी कमांड है तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो सफलता के चांस हैं 50% बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीएस एक ब्रॉड सिलेबस है जिसे एक या दो दिन में नहीं तैयार किया जा सकता। धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस के द्वारा सुधारा जा सकता है। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, यानी जो चार विकल्प आपके सामने दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो इन शहरों में दिया गया है 1921 में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, दया राम शाहानी के द्वारा किस स्थल की खोज की गई थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। यानी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। तो इसी के नाम पर हम लोग देखते हैं कि भारत में एक सिविलाइजेशन है, यानी एक सभ्यता का जन्म हुआ जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए, यानी हड़प्पा। अगर आप इन चारों शहरों की बात करें तो सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी 1922 में हुई थी, यानी 1922 में इस शहर की खोज हुई थी। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1922 में। अगर पंजाब राज्य की बात की जाए तो पंजाब राज्य का जो अस्तित्व था वह कब आया था? पंजाब राज्य का अस्तित्व स्वतंत्रता के बाद आया था। और सिंध प्रांत 1947 के बाद ये था। इसका उल्लेख तो पहले मिलता है, लेकिन हमें जो ज्ञात है या खोजे गए शहरों की बात कर रहे हैं तो हड़प्पा इनमें आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन करना, शिला लेखों का अध्ययन करना, महाकाव्यों का अध्ययन करना या भूगोल का अध्ययन करना? तो पुरालेख विद्या किसके काम आती है या पुरालेख विद्या के द्वारा क्या किया जाता है? तो आपका राइट आंसर बन जाएगा बी वाला, यानी जो शिलाओं पर लेख लिखे रहते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? पुरालेख विद्या, या एक तरह से कहा जाए पुरालेख विद्या संस्थान कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो शिलाओं पर लिखे हुए लेख मिलते हैं हमें, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? पुरालेख विद्या कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि आप जो सिंधु सभ्यता में हमें मोहरें मिलती हैं टेराकोटा की, उस पे किस जानवर का चित्र नहीं अंकित किया गया है वही आपको बताना है। इस पे पैसे, भेड़, गाय या शुगर? तो अगर आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि उसकी जो शिलाएं होती यानी मुद्रा होती थी उन पर कई सारे जानवरों के हमें
चिन्ह मिलते हैं, खास तौर पर कुवड़ वाले बैल का चिन्ह सर्वाधिक मिलता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मछली का चिन्ह सर्वाधिक मिलता है। लेकिन अभी तक का या किसी विद्वान ने यह दावा नहीं किया है कि इन शिलाओं पर गाय का चिन्ह मिला हो या गाय का चित्र मिला हो। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला बन जाएगा, गाय। यानी गाय का चित्र अभी तक का, गाय जो एक पालतू जानवर है लेकिन अभी तक इसका चित्र सिंधु घाटी की सिक्कों पर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, एक तरह से हम कह दें बंदरगाह, कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल या बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो हम लोगों को मालूम है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो बंदरगाह नगर कहलाता है वह कौन कहलाता है? लोथल कहलाता है। यानी जो लोथल है, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कहलाता है। अगर लोथल की अगर हम लोग बात कर लें तो खोज लोथल की खोज जो है गुजरात में की गई थी। इसकी खोज कहाँ की गई थी? गुजरात में की गई थी। और गुजरात में ये अहमदाबाद, गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर में स्थित है। और कभी कभी आपसे नदी पूछ लेता है, तो ये किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर। भोगवा नदी पर अगर हम लोथल के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो इस पॉइंट को भी हमें याद रखना होगा कि लोथल कहाँ पर स्थित है। कभी राज्य पूछता है तो गुजरात हमें बताना, अगर शहर पूछ लेता है तो अहमदाबाद बताना है, कभी कभी नदी पूछ लेता है तो भोगवा नदी हमें आंसर में बता देना है। तो कौन सा बंदरगाह नगर है? लोथल है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक शहरी सभ्यता कहा जाती है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? शहरी सभ्यता थी। ये कौन सी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? तो यह शहरी सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी। और जब यह शहरी सभ्यता थी तो ये अधिकांश अपना व्यवसाय क्या किया करते होंगे? व्यापार किया करते होंगे। और आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? व्यापार बन जाएगा। क्योंकि ये व्यापार किया करते थे। और कैसा व्यापार किया करते थे? वस्तु विनिमय का व्यापार, यानी वस्तुओं की अदला बदली किया करते थे। कौन सा व्यापार करते थे? वस्तु विनिमय का व्यापार। वस्तु विनिमय का व्यापार किया करते थे। विनिमय का व्यापार किया करते थे, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना। जैसे किसी कारीगर के द्वारा हल का निर्माण कर दिया गया हो, उस हल के बदले कुछ अनाजों की प्राप्ति करना, इसी व्यापार को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय का व्यापार कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कौन ऐसा नगर है जहां पर तीन विद्वानों ने का जन्म हुआ था, जिनमें से संतो कपिल, गार्गी और मैत्रेय। क्योंकि गार्गी का और मैत्रेय का काफी प्रसिद्ध संवाद हमें देखने को मिलता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, मिथिला में, उज्जैनी में या पाटलिपुत्र में? तो जो भारतीय विद्वान थे जैसे संतो कपिल, गार्गी और मैत्रेय, इनका जन्म जो था मिथिला मिथिला में हुआ था। मिथिला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो मिथिला वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। मिथिला हमें कहाँ मिलेगा वर्तमान में? वर्तमान में मिथिला जो है बिहार राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में? तो भारतीय संगीत का उद्गम जो माना जाता है वह किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। ये कहा जाता है कि जो सा रे गा मा पा धा नी का जन्म हुआ है, एक तरह से उद्भव हुआ है, यह हमें सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है? तो सामवेद के जो सूत्र हैं, एक तरह से कहा जाए जो श्लोक हैं,
उनमें देखने को मिलता है। तो भारतीय संगीत का जो उद्गम माना जाता है वह सामवेद की संहिता में देखने को मिलता है। एक तरह से कहा जाए सामवेद को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है यहाँ? सी वाला बन रहा है। ऋग्वेद की अगर बात कर लिया जाए तो ऋग्वेद जो था यह चारों वेदों में सबसे पुराना वेद था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते। यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा कि यहाँ स्पेस देना था, बट स्पेस नहीं हो पाया टाइपिंग एरर की वजह से। तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या मुंडोक उपनिषद से। तो सत्यमेव जो जयते है यह भारत का वाक्यांश है। एक तरह से कहा जाए आदर्श वाक्य के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको किस ग्रंथ से अडॉप्ट किया गया है या इसको लिया गया है? तो आपका राइट आंसर बन जाएगा मुंडोक उपनिषद से। यानी जो सत्यमेव जयते शब्द है ये शब्द जो है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है यहाँ? डी वाला आपका राइट आंसर बन जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? खरोष्टी, अज्ञात नहीं है, ब्राह्मी या तमिल। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की सिक्कों पर लिपि मिलने का तो उल्लेख हुआ है, लेकिन अभी तक किसी विद्वानों के द्वारा इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने अपने तरीके से क्या किया है, डिफाइन किया है, लेकिन अभी तक का कोई सी विद्वान को इस बारे में कोई सफलता नहीं मिली है। इसीलिए सिंधु घाटी की जो सब लिपि है वह किस में रखी जाती है? अज्ञात में रखी जाती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह किस लिपि का प्रयोग करते थे, अभी तक का किसी भी विद्वान ने इसे जानने में असफल रहा है। यानी कोई भी विद्वान इसे जानने में क्या है? असफल रहा है। तो आपका राइट आंसर यहां बन जाएगा बी, यानी अज्ञात है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वस्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए, कपास की खेती के लिए। तो कालीबंगा की अगर बात की जाए तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। और ये अगर वर्तमान में देखा जाए तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यानी इसकी लोकेशन की अगर हम लोग बात कर लें तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। और कालीबंगा जो है यहीं से हमें क्या हुआ है? जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कालीबंगा से ही हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जब जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो इनमें कहा जाता है कि इन खेतों में कपास की खेती होती थी। किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी। और यही क्वेश्चन एक बार आयोग ने पूछा कि कपास की जो प्राप्ति हुई है या कपास का जो स्रोत मिला है वह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कपास का जो स्रोत मिला है, एक तरह से कपास का जो अवशेष मिला है, वहां आपका आंसर बदल जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यानी मोहनजोदड़ो एक स्थल है, यहीं से हमें कपास की जोदड़ो जोदड़ो है, यहीं से हमें कपास के साक्ष्य मिले हैं। तो कपास की खेती कालीबंगा के लिए प्रसिद्ध थी। ऐसे ऐसे कहा जाए कालीबंगा कपास की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? हड़प्पा में, लोथल में, चंदहुदड़ो में या मोहनजोदड़ो में। तो जो विशाल स्नानागार था इसका जो स्रोत मिला है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की यह सबसे बड़ी इमारत थी। कौन? विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था मगध में, सारनाथ में, सांची में या लुम्बिनी में। तो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वह कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया, और इसी को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर सारनाथ की बात कर ली जाए तो सारनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उत्तर
प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। कहां पर? वाराणसी, वाराणसी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद, वेद त्रयी, ये शब्द याद रखना है, का भाग नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो वेद त्रयी जो है तीन वेदों को मिलने से बनता है, यानी वेद त्रयी में तीन वेद शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से वेद शामिल किए जाते हैं वेद त्रयी में? ऋग्वेद शामिल किया जाता है, यजुर्वेद शामिल किया जाता है और सामवेद शामिल किया जाता है। लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। तो अथर्ववेद क्या है? वेद त्रयी का भाग नहीं है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। तो अपने पिता की यानी बिंबिसार की हत्या कर कर राज्य सिंहासन हासिल करने वाला कौन शासक था? अजातशत्रु था। कहा जाता है कि अजातशत्रु की भी हत्या इसके पुत्र यानी अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन उदयन के द्वारा कर दी जाती है। इसी कारण इस वंश को पृथहंसा वंश कहा जाता है। जो हर्यक वंश था यानी हर्यक वंश था, हर्यक वंश था, इसी कारण इस वंश को पृथहंसा वंश भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध का निर्माण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ या सांची। तो एक तरह से निर्माण स्थल की बात कर रहा है, एक तरह से कहा जाए बुद्ध की मृत्यु, यानी बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह कहां पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर बन जाएगा कुशीनगर, यानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध का निर्माण स्थल स्थित है। यहीं पर बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त, धर्म पर प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी, यानी जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह क्या कहलाता है? बुद्ध कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए अत्यंत मेहनत करके ऐसे वीडियो लाते हैं जो आपकी परीक्षा में काफ़ी यूज़फुल होते हैं, यानी आपकी तैयारी में एक सहयोग प्रदान करते हैं। तो अगर आप लोग को लगता हो कि आपके लिए सही दिशा में मेहनत की जा रही है, तो आप इसका रिजल्ट या आप इसका इनाम दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।